हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमारी वन शॉट सीरीज चल रही थी, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर ही पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें हम लोगों ने देखा था कि इक्विलिब्रियम जो होता है तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन। एक होता है अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना। एक होता है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। अब उसमें से ये जो दो पार्ट हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसका वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेट्स सपोज, मान लेते हैं अपने पास कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन नहीं, या कोई भी एक क्या बोलते हैं, वाटर मान लेते हैं। वो क्या करता है, अपने आयंस में टूटता है। अब ये जब ये आयंस में टूटेगा, तो इसी में ही देखो, ये आयंस और ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है। क्या सेट हो रहा है? इक्विलिब्रियम। और इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जो डिसएसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? डिसएसोसिएट होते हैं। लेट्स सपोज, मान लेते हैं कि भाई अपने पास H2O ही था। अब H2O का डिसोसिएशन हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग मान लेते हैं अपने पास NaCl है। अब ये NaCl क्या करेगा? आयंस में होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। सेम ऐसी अगर मैं बात करूँ दूसरा, तो अपने पास NaOH होगा। ये किस में टूटेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो, इसी के अलावा मैं बात करता हूँ अपना एक एसिटिक एसिड ले लेते हैं। अब इसका डिसोसिएशन क्या होगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो, लेकिन ऊपर की जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बैकवर्ड नहीं जाएंगे। लेकिन ये वाला जो है, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब कि भाई ये इस फॉर्म में स्टेबल तो होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा अमाउंट में। तो ये क्या करेगा? बैकवर्ड भी चला जाएगा। तो इसी बैकवर्ड जाने को ही हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब कभी भी कोई एक रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, उसी में ही हम लोग इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस के बीच में हम लोग बोलते हैं कि भाई आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम आ रहा है? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि भाई हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन से इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग। और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ने ऊपर ही देख लिए, लेकिन अगर डिफाइन करना है तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। द स्पीशीज विच शोज, द स्पीशीज विच शोज 100% या फिर कंप्लीट डिसोसिएशन, विच शोज कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसएसोसिएशन, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई अपना ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द स्पीशीज, द स्पीशीज विच इज पार्शियली पार्शियली डिसोसिएटेड, डिसएसोसिएटेड, है ना। तो इसको बोलेंगे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है भाई? मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स डिसोसिएटेड टू दी टू दी टोटल मोल्स, या रेशो ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू दी टोटल मोल्स बराबर है, ये होता है। तो अगर मैं इसको ही अल्फा के टर्म में बात करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो जा रहा है। मतलब कि भाई एक्स की वैल्यू जो है ना, मतलब एक्स क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड, वो क्या है? 1 है। या एक्स की वैल्यू लेट से 1 ना बोल करके मैं बोलता हूँ कि भाई ये ए है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1। और यहाँ पे ही अल्फा की वैल्यू, लाइक अगर मैं डिफाइन करूँ, तो ये 100% के आसपास हो जाती है ना। आसपास के 100% ही होती है। ठीक है। अब लेकिन सेम यही वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है लेस देन ए होगी। क्या होगी? लेस देन ए। तो इसी वजह से अल्फा जो होगा वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। और अल्फा जो होगा लेस देन 100 होगा। क्या होगा? लेस देन 100%, सॉरी, लेस देन 100%, है ना। तो अब इसी के ही बाद हम लोग को दूसरी चीज़ जो डिफाइन करनी है, वो डिफाइन करनी है एसिड बेस थेरीज। क्या बात करनी है? एसिड बेस थेरी। तो अगर एसिड बेस थेरी में बात करूँ, तो हम लोग को 3 थेरी हम लोग के पास है। कितनी थेरी है? 3 थेरी, जिसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले अरहेनियस चचा आए थे। कौन से चचा? अरहेनियस, अरहेनियस। अरहेनियस चचा की अगर बात करूँ, तो उसके बाद अरहेनियस आए थे। उसके बाद आए थे हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड। कौन आए थे? लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, लॉरी
ब्रॉन्स्टेड। अब इसके बाद लास्ट में एकदम फाइनल जो थ्योरी हम लोग अभी पढ़ते हैं जिस चर्चा की, उनका नाम है लुईस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो तीनों के लिए बता देता हूँ मैं एसिड बेस इन्होंने क्या डिफाइन किया था। इन्होंने डिफाइन किया था कि एसिड वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में विच गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, बराबर है। सेम ऐसे ही बेस के लिए बात करें तो सेम ऐसे ही है, बस बेस के लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई ये OH- देगी, क्या देगी, OH-। अब देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो हर स्पीशीज़ के पास लाइक H+ या OH- नहीं होता था, तो ये डिफाइन नहीं कर पाते थे कि भाई ये एसिड है या बेस है। जैसे कि बात करूँ NH3 की, किसकी बात करते हैं, NH3। अब उसके पास OH- तो है नहीं, लेकिन वो एक अच्छा बेस होता है। तो इसी चीज़ को लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने वापस से एक्सप्लेन किया कि बोला भाई एसिड वो स्पीशीज़ है जो H+ डोनेट करेंगे, क्या डोनेट करेंगे, H+, और बेस वो होंगे जो H+ को एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेप्ट। तो इसी से हम लोग को पता चला कि भाई NH3 क्या करता है, एक H+ एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे ये क्या बनाता है, अमोनियम आयन NH4+। तो ये क्या हो गया, एक बेस हो गया। लेकिन इसी थ्योरी को ही आगे और थोड़ा सा डिटेल में गया तो हर किसी के पास H+ या H+ प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है BF3 को हम लोग इसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये एक एसिड है। तो इसी को ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में बताया कि एसिड वो स्पीशीज़ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा भाई, जो BF3 है वो क्या करता है, NH3 से लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन, मतलब BF3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे NH3। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, और NH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो ये क्या हो गई भाई, एक एसिड बेस हो गई। अब देखो लॉरी ब्रॉन्स्टेड को ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ना तो ये हमारे कोई काम की है, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, और ना पूरी तरीके से ये हमारे कोई काम की है। हमारी जो काम की है वो क्या है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की एसिड बेस थ्योरी ज़्यादा काम की है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है, अगर मैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड को फोकस करूँ तो जैसे मान लो अपने पास HCl है। अब यहाँ से क्या होगा, ये HCl क्या करेगा, NH3 के साथ अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, NH3। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये Cl H+ डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा HCl, और ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, बराबर है। अब ये डोनेट एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बना, NH4+, और यहाँ पे क्या बना, Cl-। लेकिन देखो भाई अगर मैं बात करूँ तो अगर ये डोनेट कर रहा होगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एसिड। इसको क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। सेम लेकिन यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो NH4+ ना, जो अपना 4+ मतलब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये इसी रिएक्शन को रिवर्स चलाता है, क्या करता है, रिवर्स चलाता है, और ये NH3 में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा, H+ को डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है, डोनेट, बराबर है। तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो ऐसे एसिड को ना हम लोग प्योर एसिड नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कौन सा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और ये जो क्या करेगा, वो क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, और ये जो H+ को एक्सेप्ट करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। कौन सा बेस, कॉन्जुगेट बेस। ध्यान रखना हमेशा कि जब कभी भी कोई एक एसिड होगा तो उसका बनने वाला जो होगा, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और इसी का रिलेशन बताऊंगा स्ट्रॉन्ग और वीक में कैसे होगा। और बेस जो होगा उसका जो बनेगा वो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब देखो यहीं पे ही अगर मैं बात करूँ तो वीक और स्ट्रॉन्ग में अगर डिफाइन करें तो अगर हमारे पास कोई भी एक वीक एसिड होता है, क्या होता है, वीक एसिड, तो जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। सेम ऐसे ही अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होता वो वीक कॉन्जुगेट बेस होता। तो इसी रिलेशन से आप बेस के लिए भी निकाल लेना कि बेस अगर वीक बेस होगा तो उसके लिए कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वीक अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग होगा वीक बनेगा। बस सिंपल यही है लॉजिक। अब देखो यहाँ तक के तो हो गया। अब इसी में ही ना हम लोग को पढ़ना है भाई ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ये क्या बताता है भाई, सिंपल, ये इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं हम लोग कि भाई किस तरीके से हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, डाइल्यूट करेंगे किसी भी सॉल्यूशन को तो किस तरीके से उसका इक्विलिब्रियम लिखते हैं। तो देखो सिंपल है, मान लेते हैं अपने पास एक HA है। अब इसमें क्या हो रहा है, H+ A- में डिसोसिएट होगा, एक्वस ले लेते हैं, इसको भी एक्वस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जब कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो Ka, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो है लेकिन किसकी वजह से है,
एसिड की वजह से, तो इसको के ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के ए, मतलब कि भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसा एक केमिकल में होता था सेम वैसे ही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। अब देखो ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अब मेरे को इसको ही ना अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? अल्फा के फॉर्म में। तो देखो सिंपल, अगर मैं इनिशियल फेस में बात करूँ तो HA अपने पास कितना होगा? अगर एट टाइम 0 पे बात करते हैं तो HA कितना होगा? A होगा, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। लेकिन एट टाइम T पे बात करूँगा तो ये A में से कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, X और ये X और ये X। तो अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो अल्फा क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा इक्वल टू X बाय A होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A माइनस A अल्फा, ये A अल्फा और ये भी A अल्फा हो गया। तो अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे रखूँ सबकी, तो के क्या हो जाएगा? के इज इक्वल्स टू सी इंटू अल्फ़ा, सी इंटू अल्फ़ा, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी A अल्फ़ा है और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन A अल्फ़ा ही है, और डिवाइड बाय, सॉरी सी लिख दिया मैंने, ए अल्फ़ा और ये भी ए अल्फ़ा। ठीक है, ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि सी में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। तो चलो आगे से सी में डिफाइन कर लेंगे, अभी के लिए ए को बस मान लो कि ये कंसनट्रेशन है। क्या है? कंसनट्रेशन। ठीक है, मेरी आदत है ए से तो कन्फ्यूज़न। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो के ये हो गया। अब देखो यहाँ से ही अगर मैं डिफाइन करूँ तो ए माइनस ए अल्फ़ा। अब देखो यहाँ से क्या होगा? ए कॉन्स्टेंट ले लो तो ए के इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन ए 1 माइनस अल्फ़ा। तो देखो ए कैंसिल हो जाएगा तो के क्या बचा? के इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँगा तो भाई 1 माइनस अल्फ़ा जो होता है वो 1 होता है। कब? इफ़ अपना अल्फ़ा इज़ लेस देन 0.05। ठीक है, तो ये होता है। तो उस केस में अगर मैं देखूँगा तो के क्या हो जाएगा? के इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर ए, ये हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा अगर तुम निकालोगे तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय रूट ऑफ के बाय ए। ठीक है, तो इससे हमको दो चीज़ समझ में आती है। अगर मैं इसी रिलेशन को अगर मैं देखूँ तो देखो दो चीज़ समझ में आई। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा का रिलेशन अगर मैं देखूँगा, यहाँ से फैक्टर्स की बात कर ले कि अल्फ़ा किस किस पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फ़ा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फ़ा की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले अल्फ़ा का जो रिलेशन है ए के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, वो कैसा है? इन्वर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। तो अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँगा तो ये कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी अल्फ़ा कम होगा। सेम ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा क्या होता है? मतलब डिसोसिएशन बढ़ता है ना, आयंस के फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब भाई कि अल्फ़ा जो होगा टेम्परेचर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अल्फ़ा जो होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहीं से ही आगे एक टर्म आता है कि भाई अल्फ़ा जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये आप याद कर लें, ये क्या कर लें? आप याद कर लें। ठीक है, अब देखो इसके आगे ही अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे जनरली ना कहानी आ जाती है किसकी? वाटर की। किसकी? वाटर की। अब देखो वाटर की कहानी, मतलब मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं इसको कहानी 3.0, क्योंकि 2.0 तक कहानी सुनो ये गाना आ चुका है। तो अब हम लोग बात करते हैं कहानी वर्जन 3.0। वर्जन 3.0, अब मेरे को पता नहीं इसका कहानी सुनो का वर्जन 3.0 आया या नहीं। लेट्स से बस मान लेते हैं कि भाई कहानी, लेकिन अपन यहाँ पे कहानी वाटर की, कहानी वाटर की। घर घर की मत कोई बोलने लगना, ठीक है, वरना घर वाले जूता चप्पल लेके मारते हैं, आप वही लोग कमेंट में लिख देंगे। ठीक, ऐसा नहीं, कहानी वाटर की। ठीक है, अब देखो वाटर की बात करें तो यहाँ पे ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर होता है, जो हम सबको पता है। क्या होता है कि भाई H2O जो है वो क्या करता है? सेल्फ आयनाइज होता है और ये H प्लस प्लस OH माइनस दोनों में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर ये H प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे से अगर मैं एक रिलेशन अगर मैं सोचूं तो यहाँ से देखो ये जो वाटर है यही क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। और यही जो वाटर है ये OH माइनस भी दे रहा है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो इसी को ही बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। मतलब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई कि भाई अगर कोई स्पीशीज़ जो H प्लस भी देगी, मतलब एसिड की तरह बिहेव भी करेगी और बेस की तरह भी बिहेव करेगी, तो उसको बोलेंगे अपन एम्फोटेरिक नेचर की है। वो कैसे नेचर की है? एम्फोटेरिक नेचर की। अब देखो यहाँ से ही ना अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसका वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वाटर का अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करूँगा तो क्या होगा? के इक्वल टू H प्लस अपॉन इंटू OH माइनस अपॉन H2 कंसनट्रेशन ऑफ H2O। तो अब यहाँ से देखो वाटर की कंसनट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है नॉर्मल टाइम पे। अगर मैं एक नॉर्मल प्योर वाटर की बात करूँगा तो उसकी कंसनट्रेशन 55.5
555 होती है, जो कि जनरली 55.6 लिया जाता है। ठीक है, तो वाटर की कंसनट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है 55.6 मोलर। तो ये एक कांस्टेंट अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू H प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अब देखो ये तो क्या है, दोनों कांस्टेंट ही है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं KW। क्या बोलते हैं, KW। क्या बोलते हैं, KW। अब ये जो KW है ना, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसमें KW की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स। अगर मैं 25 डिग्री टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एट T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस वक्त जो KW की वैल्यू होगी ना, KW इक्वल टू वो होगा 10⁻⁻14। लेकिन अगर मैं यही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एट 90 डिग्री सेल्सियस आ जाता हूँ, तब KW की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 10⁻12। देखो K क्या है, K क्या है, एक टाइप का आयनाइजेशन कांस्टेंट ही है ना। क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ही तो है। ठीक है, मतलब एक टाइप का मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। ठीक है, लेकिन ये एक टाइप का आयनाइजेशन कांस्टेंट है, टाइप का है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो ये टाइप का होने की वजह से जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ वैसे ही तुम्हारा क्या हुआ, आयनाइजेशन बढ़ा ना। क्या बढ़ा, आयनाइजेशन इंक्रीज़ हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो इसी की वजह से बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ती है, और अल्फ़ा बढ़ेगा तो सिंपली के भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर है। अब देखो यहीं से ही पीएच एंड पीओएच का रिलेशन आता है, तो मैं पूरा का पूरा रिलेशन जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बोलना नहीं बाद में कि सर यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ वैसा हुआ, कि इसने ऐसा पढ़ाया था वैसा, तो भाई टेम्परेचर देख लेना। तो अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूँगा तो पीएच प्लस पीओएच होता है PKW के बराबर। ठीक है, PKW। लेकिन ये जो PKW की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ये डिफाइन होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो कि हो जाएगी 14। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 14। तो यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आ गया, क्या, कि पीएच स्केल जो होती है ना, क्या होती है, पीएच स्केल जो हम लोगों ने क्लास 10 क्लास 9 में पढ़ा होगा कि 0 से 14 तक होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 टू PKW तक। कहाँ तक, 0 से PKW तक। अगर टेम्परेचर तुम कम कर दो, मतलब बढ़ा दो, 90 डिग्री कर दो, तो ये 12 तक आके रुक जाएगी। कहाँ तक आके रुक जाएगी, 12 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ है, एग्जामिनर कभी कभी पूछता है, वो जो पूछेगा वो मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले फॉर प्योर वाटर पूछता है। क्या पूछता है, फॉर प्योर वाटर। अगर मैं प्योर वाटर की बात करूँगा तो इसका मतलब कि भाई ये क्या होगा, इसमें कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस सेम होगा, मतलब प्योर एंड न्यूट्रल वाटर के लिए। तो इसका मतलब H प्लस और OH माइनस की जो कंसनट्रेशन थी, H प्लस इंटू OH माइनस, वो कितनी है, 10⁻⁻14, है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब कि भाई ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब H प्लस कितना आ गया, 10⁻⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7। अब यहीं से ही देखो, अगर यहाँ से दो केस और निकलते हैं, कितने केस निकलते हैं, दो केस। सबसे पहला केस कि भाई अगर एसिडिक होगा, वाटर एसिडिक हुआ तो, और अगर वाटर बेसिक हुआ तो। क्या हुआ, बेसिक। तो अगर वाटर एसिडिक हुआ तो इसका मतलब भाई यहाँ पे क्या होता है, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू OH माइनस, और जो इसका pH होगा वो लेस देन 7 होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम ऐसी बेसिक की बात करेंगे तो ये OH माइनस जो होगा वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू H प्लस। ठीक है, और जो कंसनट्रेशन होगी वो 10⁻⁻7 से कम होगी OH माइनस की, और pH जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होते चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही अगर मैं बात करूँगा, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब pH जो होता है ना, pH कैलकुलेशन, PKW कैलकुलेशन, ये सिंपल में फार्मूला है जो मैं तुम लोग को लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे pH का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। वैसे ही POH जो होगा वो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। मतलब यहाँ पे देखो जो भी लिखा है ना, P के बाजू में जो भी लिखा है उसकी कंसनट्रेशन या उसकी वैल्यू, जैसे PKW अभी मैंने डिफाइन किया था तो उसकी क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ KW। ठीक है, जैसे PK होता है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KA। ठीक है, जैसे PKB होता है तो उसका क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ KB। अब देखो शॉर्टकट यहाँ पे मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं होगा। अगर लेट से मान लो बोल दिया कि भाई किसी का pH 2 है, क्या है, 2 है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि pH 2 है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला अपन लगाएंगे कैसा, कि भाई pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, तो अब H प्लस की कंसेप्ट नहीं, इतना नहीं करना भाई, सिंपल यहाँ पे कुछ मत करो। यहाँ पे तुम क्या करो, सिंपल एंटी लॉग ले लो। क्या ले लो, एंटी लॉग। और एंटी लॉग भी कैसे लेना है, तो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 10⁻⁻, जो भी pH में होगा उसकी वैल्यू लिख दो। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे जितना भी है टर्म सबको इसी तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई जो भी है
उसकी कंसनट्रेशन जो भी वैल्यू दी है वो उसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस में उतने में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? 10 की पावर माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग अब डिफाइन करते हैं वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो देखो सिंपल वीक एसिड वीक बेस को डिफाइन कर देता हूँ मैं इसी में ही, ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन में। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, मान लेते हैं कि भाई अपने पास कोई भी एक वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड। अगर मेरे पास वीक एसिड है तो मान लेते हैं एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेके चलते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH। अब ये क्या होगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस में ये टूटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही अगर मैं अच्छा सॉरी, दो चीज़ भूल गया। दो चीज़ देखो, वाटर के लिए ही दो चीज़ छूट गई थी, तो उसको रिकैप ले लेते हैं। तो ठीक है, दो चीज़ छूट गई थी, उसको वापस से रिकैप ले लेते हैं। उसको बता देता हूँ मैं फटाक से। तुम नीचे छोड़ो यार, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, देखो एग्जामिनर ना कभी कभी अपने को दो से तीन चीज़ यहाँ से पूछता है। कितनी? 2 से 3 चीज़। सबसे पहले अपने को पूछ सकता है प्योर वाटर, इसके लिए के की वैल्यू, किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। ठीक है, और इसी के लिए के अल्फ़ा की वैल्यू। ये दो एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस भी पूछ सकता है, एट 90 डिग्री सेल्सियस भी पूछ सकता है। तो मैं 25 डिग्री सेल्सियस वाला बता देता हूँ। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर के को डिफाइन करेंगे तो के क्या है? आयनाइजेशन कॉन्सेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो भाई देखो सिंपल है, 10 की पावर -7 प्योर वाटर के लिए दोनों सेम होता है, इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 55.6। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 की पावर -16। ये याद कर लो। ठीक है, सेम ऐसी अल्फ़ा की बात करूँगा तो अल्फ़ा क्या होता है? मोल्स डिसएसोसिएटेड इंटू टोटल मोल्स, मोल्स डिसएसोसिएटेड इंटू टोटल मोल्स, मतलब कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 55.6। ठीक है, 55.6। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9। ये दो वैल्यू आप याद रखना, मैंने 25 डिग्री सेल्सियस के लिए बताई है। आप अगर इसको 90 डिग्री सेल्सियस के लिए लेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी। ठीक है, सॉरी गाइस, वो एरर आ गया, मतलब गूगल का वो चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मैं ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन ही जो है वीक एसिड और वीक बेस अलग अलग दोनों के लिए डिफाइन करता हूँ। ठीक है, वैसे डिफाइन क्या करना है, चलो डिफाइन कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, फॉर वीक एसिड। और यहाँ पे हम लोग मिक्सचर्स वगैरह के लिए भी देखेंगे। वीक एसिड अगर मान लेते हैं अपन कि भाई यहाँ पे क्या है, अपने पास कोई भी एक एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब ये क्या करेगा? ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, देखो यहीं पे ही दोनों अपने को कराना है ताकि याद करने में तुम लोग को आसानी हो। दोनों का फॉर्मूला सिमिलर ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे वीक बेस के लिए हो जाएगा। अब देखो ए इनिशियल में ए नहीं लिखते हैं, कंसनट्रेशन इसकी सी होगी इनिशियल, इसकी कुछ भी नहीं, सी माइनस सी अल्फ़ा, इसकी सी अल्फ़ा और इसकी सी अल्फ़ा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से के को डिफाइन करूँगा तो के यहाँ से क्या आ जाएगा? ऊपर हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, तो के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर सी इफ़ 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1। अगर 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 है तो चलो नीचे लिख देते हैं ये, इफ़ 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 होगा तब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सिंपल अगर मैं डिफाइन करूँ तो अल्फ़ा इक्वल टू के रूट के बाय सी। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर अपने को मिक्सचर दे देता है। क्या देता है? मिक्सचर। बोलता है भाई दो एसिड है उसका मिक्सचर अगर तुमको सॉल्व करना है तो उसमें H प्लस की कंसनट्रेशन अगर निकालनी है तुम कैसे निकालोगे? तो पहले मैं इसमें H प्लस की कंसनट्रेशन कैसे निकालनी है वो बता देता हूँ, फिर वो निकालना आसान होगा। जैसे H प्लस की कंसनट्रेशन की बात करेंगे तो वो कैसे निकलते हैं? ठीक है, C इंटू अल्फ़ा ये होता है उसका फार्मूला। तो अगर C इंटू अल्फ़ा है तो C अल्फ़ा की वैल्यू लिख दो। अल्फ़ा क्या है? C इंटू के ए बाय अल्फ़ा, सॉरी के ए बाय सी। सी अंदर जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रूट ऑफ के इंटू सी, क्योंकि सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मिक्सचर की बात करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं दो जगह से सोर्स आ रहा है H+1 से और एक जगह से आ रहा है H+2 से। तो ओवरऑल मिक्सचर का कंसनट्रेशन या पीएच कितना हो जाएगा वो कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है, अपन मिक्सचर का फॉर्मूला लगा दो, डाइल्यूशन लॉ। मोल्स तो से मोल्स ऐड होते हैं, मोलैलिटी तो ऐड नहीं होती है ना, कंसनट्रेशन ऐड नहीं होगा, वैसे ही के भी ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा? KA1 इंटू C1 प्लस KA2 इंटू C2। ठीक है, सेम ऐसे ही बेस के लिए भी होगा, डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखते हैं अपन उसमें। जब मान लेते हैं कोई भी एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये NH4 प्लस
प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो ये AC है, लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन क्या है C, इसकी कुछ भी नहीं C अल्फ़ा, सॉरी C माइनस C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा। तो Ka की वैल्यू क्या, Kb की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए, अल्फ़ा स्क्वायर C। सेम अगर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू रूट ऑफ Kb बाई C। अगर देखो यहाँ से OH माइनस की कंसनट्रेशन निकालना तो सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे K की जगह पे Kb इंटू C आ जाएगा। अगर मिक्सचर होगा, क्या होगा मिक्सचर, ठीक है, दो का मिक्सचर होगा तो कैसे हो जाएगा, OH माइनस की कंसनट्रेशन इक्वल टू रूट ऑफ Kb इंटू CB, Kb2 इंटू CB प्लस रूट ऑफ Kb1 C1, मतलब आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, कभी कभी कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है। क्या लग जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। लेट्स से मान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि उससे इफेक्ट क्या होता है। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट अगर लगता है तो क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट मान लेते हैं कि भाई अपने पास क्या हो जाएगा, कोई भी एक एसिटिक एसिड है। अब इसमें CH3 COO माइनस प्लस H प्लस टूट रहा है। अब मैंने क्या किया, इसी में ही क्या किया, एक HCl डाल दिया। क्या डाल दिया, HCl। तो अब ये HCl भी क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, H प्लस कर रहा होगा प्लस Cl माइनस। अब देखो इसका तो अल्फा 1 ही होता है, इसका अल्फा कितना होता है 1, लेकिन अल्फा हमको इसका निकालना है ना, क्योंकि उसका 1 है तो निकाल के कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो इसका अल्फा है। अब देखो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी H प्लस की वो यहाँ से भी आ रही होगी और यहाँ से भी आ रही होगी, मतलब अल्फ़ा यहाँ से और उसके बाद वहाँ से 1 आएगा, ठीक है। या कंसंट्रेशन मान लेते हैं यहाँ से, अगर इसकी जो भी कंसंट्रेशन C है और यहाँ पे मान लेते हैं C डैश है, तो इसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन जो होगी H प्लस की वो क्या हो जाएगी, C डैश प्लस C। अब देखो यहाँ से अगर देखेंगे तो C का जो कंसंट्रेशन है, सॉरी कंसंट्रेशन मोल्स जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मोल्स बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या मोल्स बढ़ रही है तो वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और अगर ये बैकवर्ड जाएगी तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होगा वो अल्फ़ा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज़। बस ये आपको याद रखना है कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा तो अल्फ़ा डिक्रीज़ करेगा, और सेम ऐसी अगर ऑड आयन इफेक्ट लग रहा होगा, कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, ऑड आयन इफेक्ट, ठीक है, ऑड आयन इफेक्ट, तो इसमें जो होता है अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ती है, क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। कैसे इंक्रीज़ करती है, देखो ऑड आयन इफेक्ट के लिए जैसे मान लेते हैं वापस से एसिटिक एसिड है। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, ठीक है, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक बेस डाल दिया, ठीक है, बेस डाल दिया। तो बेस में से क्या आएगा, OH माइनस आएगा, और OH माइनस क्या करेगा, इसको कंबाइन करके मर्ज करके H2O बनाएगा। तो देखो H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होने लगेगी, डिक्रीज। तो रिएक्शन भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहाँ पे फेवर होगा, फॉरवर्ड में, और अगर फॉरवर्ड में आएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट है, सिंपल एकदम, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से न सिर्फ 3 टॉपिक बचते हैं चैप्टर के लिए। सबसे पहला टॉपिक है बफर। क्या होता है, बफर। अब देखो बफर की बात करें तो बफर क्या होता है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है ना जिसमें आप कोई भी एसिड ऐड कर दो या बेस ऐड कर दो, वो क्या करता है, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। बफर जो होता है सॉल्यूशन का पीएच चेंज होने से रोकता है। क्या करता है, रोकता है। अब वो कैसे रोकता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर। तो टाइप्स ऑफ बफर की बात करेंगे तो 2 टाइप के बफर होते हैं, एक होता है सिंपल बफर और एक होता है मिक्स बफर। क्या होता है, मिक्स। सिंपल बफर कुछ नहीं होता है भाई, ये एक मिक्सचर होता है किसका, वीक एसिड एंड वीक बेस का, ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस का ये एक मिक्सचर होता है। लेकिन अब इसको पढ़ना भी नहीं होता है उतना ज़्यादा, हम लोग पढ़ते सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड बफर की ही हैं, क्योंकि यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन वगैरह डिराइव होती है। अब देखो मिक्स्ड की बात करूंगा तो मिक्स्ड में अपने पास 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक होता है एसिडिक बफर, कौन सा बफर, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर या बेसिक बफर बनता है कैसे, सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब कभी भी एसिडिक बफर, नाम में क्या है, जो भी वर्ड आ रहा है एसिड आ रहा है, तो यहाँ पे उसका वीक एसिड होगा प्लस साथ में उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट सॉल्ट होगा, या साथ में उसका क्या होगा, सॉल्ट होगा। क्या होगा, सॉल्ट। सेम ऐसी बेस की बात करेंगे तो वीक बेस यहाँ पे होगा और साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपने पास कि भाई यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक एसिटिक एसिड लिया है। क्या लिया है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया है, इसका एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डाला है, जिसमें जो बेस का पोर्शन होगा वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में ही हम लोग ले लेते हैं CH3COO Na,
ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो वीक एसिड हो गया, क्या हो गया, वीक एसिड। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो ये दो पार्ट है, एक CH3COO माइनस है, मतलब ये किसका है, वीक एसिड का पार्ट है। और इसमें जो सॉल्ट है Na प्लस, वो कहाँ से आया, NaOH से आया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है। तो ये ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। सेम वैसे ही वो क्या हो जाएगा, बेसिक बफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिक बफर। अब देखो यहाँ पे जनरली ना एग्जामिनर अपने से क्या कराता है, कुछ नहीं कराता है, अपने से बफर रेंज पूछ लेगा, या क्या बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ बफर पूछ लेगा, या अपने से बोल लेगा कि भाई बताओ कि हेंडरसन इक्वेशन से पीएच या पीओएच डिफाइन करो, कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बफर रेंज जो होता है, वो बफर रेंज पीएच में कितना होता है, वो होता है PKA से +-1, या तो वो प्लस भी हो सकता है 1, या तो वो माइनस भी हो सकता है 1, ठीक है। यहाँ से ये हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के ही बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पे ही अपन बफर कैपेसिटी अपने को निकालनी होती है, बफर कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँगा तो बफर कैपेसिटी क्या कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, उसको डिफाइन करते हैं एकदम सिंपल कि भाई नंबर्स ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, ये तुम्हारा बफर कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब हेंडरसन इक्वेशन अगर मैं एसिडिक बफर के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, किसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ, एसिडिक के लिए, सेम ऐसे ही तुम बेसिक के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। एसिडिक के लिए क्या होगा, पीएच इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ POH मतलब बेस के लिए डिफाइन करूँगा तो क्या हो जाएगा, PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया बफर के बारे में। अब देखो ये रोकता कैसे है पीएच चेंज होने को, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब बफर एक्शन किस तरीके से होता है। मान लेते हैं अपने पास एक बफर है जिसमें अपने पास CH3COOH है, और क्या है, CH3COONA, ठीक है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई हम लोगों ने पहले क्या किया, इसमें HCl डाला, क्या डाला, HCl। तो HCl क्या करेगा, H प्लस लाएगा प्लस Cl माइनस लाएगा, क्या लाएगा, HCl क्या लाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वाला पार्ट है ना, पहले ये वाला पार्ट आएगा, इसमें देखो क्या है, CH3COO माइनस है, CH3COO माइनस। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन एसिटिक एसिड की तो जाती ही है, तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा एसिटिक एसिड। तो ये इस तरीके से जो आने वाले H प्लस होंगे वो उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, क्या करेगा, कंज्यूम, और H प्लस कंज्यूम हो जाएंगे तो पीएच चेंज ना के बराबर होगा, क्या होगा, ना के बराबर। इसी में ही मान लेते हैं हम लोगों ने बेस डाल दिया, क्या डाल दिया, बेस। मान लेते हैं KOH डाला हम लोगों ने, क्या डाल दिया, KOH। अब अगर KOH आ रहा है तो अब इसमें क्या होता है, CH3COH आएगा, ठीक है, क्योंकि KOH किस में आएगा, OH माइनस प्लस K प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड जो होगा ना, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा। अब ये देखो ये H प्लस और OH माइनस क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और आयन इफेक्ट लगाएंगे और H2O बना देंगे, क्या बना देंगे, H2O। तो यहाँ से जो OH माइनस भी आ रहा है उसकी भी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको पूरी तरीके से मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से भी जो पीएच चेंज होगा वो ना के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ना के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो होते हैं पीएच चेंज को रोक देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग नहीं, बफर रोक देता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए सॉल्ट होता क्या है और बनता कैसे। तो जो सॉल्ट होता है वो बनता है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। मान लेते हैं रिएक्शन एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास NaOH है, ठीक है, और HCl है। तो यहाँ से क्या होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन होगा, H प्लस और H प्लस और OH माइनस क्या होंगे, कंबाइन करेंगे, और यहाँ से एक NaCl बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो अगर तो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्ट, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, वीक कैसे होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। सॉरी HCl कहाँ लिख रहा हूँ, ये H2O निकलेगा, ठीक है, H2O, ठीक है। ये अब देखो इसी में ही अगर मैं आगे बात करूँगा, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने दोनों क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो इसी बेस पे अगर मैं डिफाइन करूँगा तो सॉल्ट जो होते हैं चार तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट, दूसरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट, बेस की वृद्धि है दोनों जगह, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट। तीसरा क्या होगा,
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट, और चौथा क्या होगा, दोनों भी उसमें क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, सिंपली मैं तुमको बता देता हूँ। तो हाइड्रोलिसिस देखो कैसे होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इंटरैक्शन ऑफ ऑफ वीकर पार्ट वीकर पार्ट ऑफ सॉल्ट विथ वाटर। ठीक है, विथ वाटर, इसी को आप लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई अपने पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HCl है, तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ आएगा Cl माइनस। अब देखो अगर मैं इसके साथ इसमें अगर मैं कोई OH माइनस डालूँ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल चलो छोड़ो जान दो, ये ऐसे बना है, ठीक है। अब इस इनमें ही NaOH की बात कर लेते हैं। तो NaOH कैसे टूटा होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो ये दोनों मिलके वाटर बना लिया, ठीक है, जैसे कि ऊपर रिएक्शन, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट, मतलब NaCl प्लस H2O। अब देखो अगर यहाँ से अपन देखें तो ये भाई क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये फेवर करेगा क्या, Na प्लस और OH माइनस बनाने का। अब अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैं इसका रिएक्शन H2O के साथ वापस करा दूँ, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये वापस यहाँ से NaOH बनेगा और HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बैकवर्ड जाना फेवर करते हैं, नहीं जाना फेवर करते हैं। तो इस वजह से कभी भी जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, हमेशा वीकर पोर्शन का ही होता है। किसका होता है, वीकर पोर्शन का। तो अब देखो इसका मतलब तो साफ है कि अगर मैंने यहाँ पे जो 4 टाइप के सॉल्ट लिखे हैं, ये सॉल्ट में से इसका तो नो हाइड्रोलिसिस होता है, क्या होता है, नो हाइड्रोलिसिस। तो यहीं से ध्यान रखना है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के सॉल्ट जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है, चौथे का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आ जाता है कि भाई इसका पीएच क्या होता है, तो इसका पीएच जो होता है वो 7 ही होता है, और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। कौन सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, अब इसका सॉल्ट जो होगा वो कैसे होगा, तो इसका सॉल्ट मान लेते हैं एग्जाम्पल अपने पास NH4Cl। अब अगर मैं NH4Cl की बात करूँगा तो ये किससे किससे बना है, NH4OH प्लस HCl। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस सॉल्ट के आयंस को लिखूँ तो ये क्या बनेगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब इसका अगर मैं रिएक्शन वाटर के साथ कराऊँ तो ये किसके साथ, OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो NH4OH बनाएगा। अगर ये H प्लस Cl के साथ कंबाइन करता है तो HCl बनाएगा, लेकिन ये होगा ही नहीं। अगर ये होगा ही नहीं तो इसमें क्या होगा, Cl माइनस प्लस H प्लस बड़े भरे होंगे। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। क्यों एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें H प्लस क्लियर दिख के आ रहा है, मतलब कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस जो हो रही है वो बढ़ रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। कौन सॉल्ट बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट। और इसी एसिडिक सॉल्ट की वजह से यहाँ पे जो पीएच होता है ना, पीएच जो होता है वो लेस देन 7 होता है। पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है। ठीक है, अब इसी से ही हम लोग अगर आगे बात करेंगे हम लोग, तो अपने पास नेक्स्ट अपने पास सॉल्ट आता है, वो आता है अपने पास भाई अपने पास नेक्स्ट सॉल्ट जो आता है वो आता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँगा तो सबसे बेसिक एग्जांपल अपने पास क्या है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये किससे किससे बना है, तो CH3OH COH प्लस NaOH से। अब यहाँ पे अगर मैं H2O डालूँ, क्या डालूँ, H2O डालूँ, NaOH। अगर मैं यहाँ पे H2O डालूँगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके जो आयंस है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं H2O डालूंगा तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। अगर H प्लस की बात करेंगे तो ये H प्लस क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करके एसिडिक एसिड बना देगा, लेकिन ये NaOH कंबाइन नहीं होने देगा। तो इसके वजह से ही अपना यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस क्लियरली विजिबल होगा। कौन सा, OH माइनस क्लियरली विजिबल होगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। कौन सॉल्ट बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट, या बेसिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, या बेसिक सॉल्ट ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब देखो वीक एसिड एंड वीक बेस का जो हाइड्रोलिसिस है वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के, उसमें होता दोनों का हाइड्रोलिसिस है, और उसका जो पीएच निकालते हैं उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ना कभी कभी अपने को बोल देता है कि भाई पीएच कैलकुलेट करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, पीएच कैलकुलेट। ठीक है, पहले वीक एसिड एंड वीक बेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो होगा दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वीक पोर्शन है। जैसे एग्जांपल कि भाई सोडियम अमोनियम CH3, सोडियम एसीटेट की बात कर लेते हैं, सॉरी सोडियम एसीटेट बोल रहा हूँ, अमोनियम एसीटेट की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा था। अब देखो ये किसके इससे बना है, CH3COOH
प्लस NH4OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के साथ किस आयन से बने हैं, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस। अब अगर मैं इसमें वाटर के साथ कंबाइन करूँ इसको, तो ये क्या करेगा, H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, और ये क्या करेगा, OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा, तो ये NH4OH बना देगा और ये एसिडिक एसिड बना देगा। मतलब दोनों का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। और pH जो होगा वो इसका अप्रॉक्सीमेट 7 होता है, एग्जैक्टली 7 नहीं होता है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए और हो सकता है कम भी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन दी Ka एंड Kb वैल्यू, ठीक है। मतलब Ka की वैल्यू कितनी है और Kb की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब इसी में ही अगर मैं देखो पीएच कैलकुलेशन का एग्जामिनर कभी कभी अपने को बोल देता है, तो वैसे तो है यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन, जो कि मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्टली आपको उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, क्या हुआ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो उसके लिए पीएच का फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, क्या है 7+1/2 इंटू PKA प्लस लॉग C, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे ना अपन, क्या करेंगे इसका उल्टा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका उल्टा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो कुछ नहीं होगा, बस PKA की जगह पे अपना क्या आ जाएगा, PKB आ जाएगा, बस सिंपल, कुछ नहीं होगा उससे ज़्यादा। तो pH इक्वल टू 7+1/2 PKB प्लस लॉग C, ठीक है, बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करते हैं, तो इसमें फॉर्मूला जो होता है, कंसनट्रेशन ऑफ लॉग C नहीं आती है, इसमें आता है pH इक्वल टू 7+1/2 इंटू PKA माइनस PKB, डिपेंडिंग अपॉन PKA एंड PKB। अगर PKB ज़्यादा होगा तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, PKB आगे आ जाएगा और PKA पीछे चला जाएगा, सिंपल, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। अब देखो इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। क्या है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, जो कि बहुत मतलब ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और पूछे भी जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर मैं डिफाइन करूँ तो भाई क्या होता है, इट इज़ डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ अमाउंट पर्टिकुलरली डिजॉल्व, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या डिफाइन ही कर लेते हैं अपन, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर्टिकुलर इन पर लीटर ऑफ, या पर्टिकुलर ना बोल करके पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेम ऐसी मोलैरिटी को भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी को भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अब देखो सॉल्युबिलिटी में अगर मैं बात करूँ ना, तो अपने पास भाई हम सबको पता है कि भाई सॉल्युबिलिटी आप डिफाइन करेंगे तो 3 तरीके की सॉल्युबिलिटी आप सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड क्या बोलते हैं अपने पास, एक होता है सैचुरेटेड। तो अब यहाँ पे अगर मैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास मान लेते हैं एक कंटेनर है, अब इसमें मैंने एक लिक्विड डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई मैंने इसमें क्या किया, AgCl डाल दिया, क्या डाल दिया, AgCl। अब ये जो AgCl होता है ना, कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता है या कंप्लीट सोल्यूबल नहीं होता है, ये पार्शियली सोल्यूबल होता है। क्या होता है, पार्शियली सोल्यूबल होता है। अब ये अगर पार्शियली सोल्यूबल होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ AgCl जो होंगे, AgCl ये एक्वस में डिज़ोल्व हो गए होंगे, और कुछ क्या होंगे, सॉलिड में ही होंगे, क्या होंगे, सॉलिड में ही होंगे। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटर एक्सचेंज करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होता है। क्यों, क्योंकि भाई इस AgCl ने क्या क्या बुराई की कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, और इस AgCl ने क्या अच्छाई कर दी कि डिज़ोल्व हो रहा है। तो यही सोच के ना बारी बारी भाई थोड़ा देर तू डिज़ोल्व हो ले, थोड़ा देर मैं डिज़ोल्व हो लेता हूँ। तो इस वजह से ही हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है। जैसे AgCl की बात करूँ मैं, तो AgCl किस में टूटेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा। यहाँ पे ये सॉलिड है, ये एक्वस होता है, और ये भी क्या होता है, एक्वस होता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं, इसकी तो कुछ भी नहीं होगी, इसकी S होगी और इसकी S होगी। अच्छा, इसकी क्यों कुछ भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोगों ने जब कभी भी इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, यहाँ पे K की अगर मैं डिफाइन करूँगा तो K का कैसे डिफाइन करेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से ये भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से ये बना देता है KSP, क्या बना देता है, KSP इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, कंसनट्रेशन ना बोल करके हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और वैसे भी अगर तुमको यहाँ पे ये नहीं भी पता हो तो तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई जो कंसनट्रेशन होती है किसी भी प्योर सॉलिड की या प्योर लिक्विड की, वो 1 होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्टिव मास, ठीक है, या एक्टिव मास उसका 1 होता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ना एग्जामिनर कभी कभी आपको क्या करता है, 2 से 3 टाइप के सॉल्ट पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो सॉल्ट कैसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो अपने पास CaOH2 ऐसा दे के पूछ लेगा, ठीक है, या अपने को दे देगा Al2SO4 और इसका पूछेगा कि भाई KSP निकाल लो। तो देखो एकदम ईजी है, सिंपल, कुछ नहीं करना अपने को, क्या करना है, Ca2 प्लस 2OH माइनस है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर एक सॉल्युबिलिटी हो रही होगी तो यहाँ पे 2 हो रही होगी, क्या हो रही होगी, 2, ठीक है। अब देखो Ag इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से KSP डिफाइन करेंगे, तो KSP क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस। लेकिन अब इसका स्क्वायर करना है अपने को, क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसकी S है और इसकी क्या है, 2S है, 2S का स्क्वायर। तो KSP यहाँ से क्या हो जाएगी, KSP इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 और S इंटू एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, S क्यूब, 4S क्यूब, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे Al2SO4 थ्राइस अपने को दे दिया जाए, ठीक है, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। तो ये किस में टूट रहा है, ये टूटेगा 2Al3 में प्लस तो 3 मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस में, 3 मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस में। तो इसकी कंसनट्रेशन, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, 3S। तो अपने पास KSP क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ Al3 की पावर 2 इंटू 3S की पावर, सॉरी 3S कहाँ लिख दिया मैं, SO4 2 माइनस की पावर 3 आएगा भाई। तो यहाँ से 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। 108 समथिंग 10 की पावर 5 के आसपास आएगा आंसर, आएगा क्या, वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना एग्जामिनर ना कभी कभी अपने को पूछ लेता है कि भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो अब इसके लिए ना अपने को आयनिक प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा, क्या डिफाइन करना होगा, आयनिक प्रोडक्ट। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए ना मैं तुम लोग को बता देता हूँ, बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट में। तो मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि भाई आयनिक प्रोडक्ट एंड KSP में डिफरेंस क्या होता है। तो आयनिक प्रोडक्ट एंड KSP, सबसे पहले तो KSP जो होती है ये इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होती है, क्या किस पे डिफाइन होती है, डिफाइन ओनली एट, चलो लिख देते हैं, डिफाइन एट इक्विलिब्रियम, ओनली एट इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट, रिएक्शन के बीच में कांस्टेंट रहेगी। और इसकी जो वैल्यू होगी, KSP की जो वैल्यू होगी, ये सिर्फ और सिर्फ किससे चेंज होती है, इट ओनली चेंजेस विथ टेम्परेचर, चेंजेस विथ, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी वरना नहीं होगी, ठीक है, चेंजेस विथ टेम्परेचर। लेकिन वही अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट की बात करूँगा तो आयनिक प्रोडक्ट जो होता है डिफाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कभी भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें, ठीक है। अब अगर कभी भी डिफाइन कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, नॉट कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होती है मतलब टेम्परेचर के अलावा आप कुछ भी चेंज कर लो उससे चेंज हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर क्या किसी से भी चेंज हो जाएगी, चेंज होती है, वॉल्यूम से भी चेंज हो सकती है, प्रेशर से भी हो सकती है, टेम्परेचर से भी हो सकती है, मोल से भी हो सकती है, कंसनट्रेशन, किसी से भी आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट की अगर मैं दिखाऊँ तो देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, जैसे AgCl के एग्जाम्पल में ही हम लोग लिखते हैं। तो AgCl इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस है अपने पास, तो S तो आयनिक प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, सेम एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं है इसकी और इसकी। तो अब एग्जामिनर क्या, बच्चे क्या सोचते हैं ना, सर दोनों में से कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैलकुलेट कर रहा है, I या IP या फिर आयनिक प्रोडक्ट या फिर KSP। तो भाई तुमको इतनी सोचना नहीं है, एग्जामिनर तुमसे सिर्फ एक कैलकुलेट कराएगा, दूसरा दिया होगा, क्योंकि उनको भी, उनके पास भी बुद्धि है, उनको पता है कि दोनों कैलकुलेट करने जाओगे तो आंसर मैथमेटिकली दोनों का सेम आएगा, बच्चे सेम करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ें निकालनी होती है, ठीक है। तो उससे वो लोग निकाल के दे देते हैं या क्वेश्चन बना देते हैं। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को ही देख के ना हम लोग 3 टाइप के सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अपने पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो कम हो सकती है KSP से, किससे, KSP से कम हो सकती है। अगर से हमारी पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम हो गई तो इसका मतलब कि भाई इक्विलिब्रियम पे अभी रिएक्शन नहीं पहुंची है, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, अनसैचुरेटेड है, या सॉल्यूशन जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेम ऐसी अगर मैं बात करूँ आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर KSP पे आ गई, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है,
हो चुकी है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ चुकी है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए KSP से, तो इसका मतलब होता है कि अब इक्विलिब्रियम के पार जा चुके हैं, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी से ही ना देखो, KSP जो होता है कुछ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से भी कुछ मैथमेटिकल चेंजेस होते हैं वहाँ पे, जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं अपने पास क्या है, AgCl है। ठीक है, क्या है? AgCl। अब देखो AgCl की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये किस में टूटेगा? Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। AgCl के लिए नहीं लिखता हूँ मैं, इसको मैं लिखता हूँ, चलो AgCl के लिए लिखता हूँ, आसानी से समझ लेंगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल कर लेंगे, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी सॉल्युबिलिटी इस वक्त, ये क्या आजकल इसको क्या बीमारी हो गई है, ये ऊपर बहुत भाग रहा है। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी भी S। ठीक है, अब इसका KSP अगर मैं डिफाइन करूँगा नॉर्मली, तो नॉर्मली कैसे होता है? कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? KSP इक्वल टू क्या आ जाएगी? S स्क्वायर आ जाएगी। लेकिन क्या होता अगर मैं यहाँ पे ही क्या डाल देता? 0.1 मोलार HCl, 0.1 मोलार HCl, तो ये क्या करता? H प्लस प्लस Cl माइनस दोनों में टूटता, मतलब इसकी कंसनट्रेशन भी 0.1 मोलार होती और इसकी कंसनट्रेशन भी 0.1 मोलार होती। लेकिन सॉल्यूशन में अब Cl जो है वो मिक्स है दोनों, AgCl से भी और HCl से भी, तो तुम ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा Cl AgCl का है और कौन सा Cl HCl का है। तो इस वजह से जो Cl की नई कंसनट्रेशन आएगी वो S प्लस 0.1 होगी। क्या होगी? S प्लस 0.1। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे KSP डिफाइन करूँगा, क्या डिफाइन करूँगा? KSP अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो KSP क्या हो जाएगा? कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो इसका मतलब KSP इज इक्वल्स टू S इंटू S प्लस 0.1, S प्लस 0.1। ठीक है, तो KSP इक्वल टू S स्क्वायर प्लस 0.1 S। अब देखो यहाँ पे ना S स्क्वायर प्लस 0.1 मान लेते हैं, लेट सपोज कि S की वैल्यू अपन मान के चलते हैं कि 10 टू द पावर -4 है फॉर एग्जांपल, तो S स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर -5। ठीक है, सॉरी -5 लिख रहा हूँ, 10 टू द पावर -8। अगर मैं इसी में ही S में ही 0.1 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -5 होगी। तो देखो ये तो बहुत छोटा हो गया ना 10 की पावर 0.5, 10 की पावर -5 से। तो इस वजह से जो हाइयर ऑर्डर होती है, हाइयर पावर जो होती है, इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निगलेक्ट। और नया KSP तुम्हारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा KSP इक्वल टू 0.1 S के बराबर। ये ध्यान रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CaOH2 का अगर अपन बात कर लें, एग्जामिनर अपने को दे दिया CaOH2 का, तो ये किस में? Ca 2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ से ये S बनाएगा और ये 2S बनाएगा। अब मान लेते हैं इसी में ही हम लोगों ने NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया? NaOH। ठीक है, 0.1 मोलर। तो इसका मतलब यहाँ से भी ये Na प्लस में टूट रहा होगा और ये OH माइनस में टूट रहा होगा। दोनों की कंसनट्रेशन 0.1 0.1, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है। तो इसका मतलब जो H की वैल्यू 0.1 जो है वो इस OH में भी आ रहा होगा, मतलब क्योंकि डिफाइन तो नहीं कर सकते कौन सा NaOH से कौन सा CaOH2 से, तो 0.1 यहाँ से आ गया। अब KSP अगर तुम लिखोगे तो KSP क्या आ जाएगा? Ca2 प्लस कंसनट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस कंसनट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस, ब्रैकेट के बाहर कहाँ लिख रहा हूँ, कंसनट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस की पावर 1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2। तो अब यहाँ से देखो KSP क्या आ जाएगी? S इंटू 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो अब देखो स्क्वायर तुम सॉल्व करो, तो स्क्वायर जब सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा? KSP इज इक्वल्स टू S इंटू 2S का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होगा। तो 4S का स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 0.2 इंटू S प्लस 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो KSP इज इक्वल्स टू 4S का क्यूब प्लस 0.2S का स्क्वायर प्लस 0.01 S। सेम वही फार्मूला लगाना है जो ऊपर मैंने तुमको समझाया था, और हाइयर पावर को निगलेक्ट कर लेना है। तो KSP विल बी इक्वल टू 0.01 S के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? प्लस में निगलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई में नहीं करना। ठीक है, प्लस प्लस में निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब सेम इसका आप क्या करें, PYQs वगैरह सॉल्व कर लें और आप प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।